वेलकम बैक रॉकर्स। स्वागत है आपका इस 10 के 16th पार्ट में। तो इस पार्ट की शुरुआत में एक होस्ट उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने मिसाइल का सामान ढूंढने में क्विलिन की मदद की थी। एक होस्ट उनमें से 2 आदमियों को मार डालता है और बेंजामिन नाम के एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है। फिर एक होस्ट बेंजामिन को अपना ड्राइवर बनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर बेंजामिन के ट्रक में क्विलिन और उसके साथियों को ढूंढने निकलते हैं। इसी के दौरान वेस्ली, क्विलिन, चार्लोट और रोमन एक हवाई अड्डे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां जाकर वो कुछ कीमती सामानों के बदले एक जहाज लेना चाहते हैं। अब निकलने से पहले क्विलिन वेस्ली से बोलता है कि तुम्हें चार्लोट की थोड़ी फिक्र करते हुए उसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि वेस्ली चाहता है कि चार्लोट उसी के साथ चले, इसलिए वो चार्लोट से बोलता है कि साथ चलने या न चलने का फैसला तुम पर है। अब वेस्ली बिल्कुल हैरान रह जाता है जब चार्लोट बोलती है कि मैं यहीं रुकना चाहती हूँ और शायद अपने पापा के पास चली जाऊंगी। अब हमें लंदन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सन 1988 चल रहा है। क्विलिन लूजिया और लूजिया की बेटी लीडिया के साथ उनके घर में रहने लगा है। चाहे लीडिया के साथ लुका छिपी खेलना हो या लूजिया के साथ मूवीज के लिए जाना हो, क्विलिन को इंसानों की तरह जिंदगी बिताना बहुत ही आराम से आ गया है और उसको बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अब एक रात को थिएटर जाते हुए उनके रास्ते में कुछ वैम्पायर्स आते हैं। क्विलिन उनको आसानी से मार डालता है, लेकिन तभी मास्टर एक वैम्पायर को काबू करके क्विलिन से बात करता है और बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। तभी क्विलिन उस वैम्पायर की गर्दन ही तोड़ देता है और लूजिया के साथ वहां से भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं जैक एबी को उसके घर तक छोड़ने आता है। जब वो पैदल चलते हुए बातें कर रहे होते हैं तब वो दोनों अपने माँ बाप के बारे में बातें करते हैं और दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि जैक को एबी पसंद है, तो घर जाने से पहले एबी जैक के गाल पर किस भी कर देती है। दूसरी तरफ डैकोटा में जब एक होस्ट वेस्ली और उसके साथियों की बुराई कर रहा होता है, तब बेंजामिन चालाकी से सीबी रेडियो को शुरू कर देता है ताकि वेस्ली को पता लग जाए कि एक होस्ट उनके पीछे आ रहा है। अब जैसे ही वेस्ली और उसके साथियों को इस बारे में पता चलता है तो वो हवाई अड्डे की तरफ तेजी से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक होस्ट को पता चलता है कि बेंजामिन उसको धोखा दे रहा है और इसलिए वो बेंजामिन को मार डालता है। और अब दोबारा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विलिन लीडिया और लूजिया को छोड़कर अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जा रहा है, जो कि मास्टर को मारना है। वो बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार जैसे मैं मास्टर को मार डालूंगा तभी मैं खुद भी मर जाऊंगा। इसलिए क्विलिन दोनों माँ बेटी को अकेला अलविदा कहकर वहां से बाहर अपने मिशन पर निकल जाता है। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं जैक एबी को देखने के लिए पागल हुआ जा रहा है, इसलिए एबी को बिना बताए वो एबी के घर के लिए निकल जाता है। वहां पर पहुंच के वो देखता है कि एबी तो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है और इसलिए दुख और गुस्से से भरा जैक वापस घर आता है। दूसरी तरफ वेस्ली और उसके साथ ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं जहां वो रोमन की एक दोस्त डॉली से मिलते हैं। परमाणु बम को छोड़कर वो अपने बाकी सभी हथियारों के बदले एक हवाई जहाज ले लेता है और जब वो परमाणु बम को जहाज में चढ़ा रहे होते हैं तभी चार्लोट वेस्ली से बोलती है तुम भी मेरे साथ यहीं रुक जाओ। लेकिन वेस्ली बोलता है मैंने न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करने की कसम खाई है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और ऐसा बोलकर वो चार्लोट को जाने देता है। दोबारा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्विलिन ने जल्द ही मास्टर को ढूंढ लिया है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी क्विलिन के पास मास्टर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बेहतरीन मौका भी आता है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है और मौके का फायदा उठाकर मास्टर क्विलिन पर ही हमला कर देता है। इसके बाद मास्टर क्विलिन के नए परिवार लूजिया और लीडिया को मारने के लिए जाता है। फिर बाद में क्विलिन किसी तरह से बचकर घर आता है तो देखता है कि दोनों माँ बेटी वैम्पायर में बदलने लगी हैं। अब क्विलिन अपने चेहरे से मेकअप साफ करता है और माँ बेटी को उनके वैम्पायर वाली नई जिंदगी से छुटकारा दिला देता है। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं एबी जैक के घर साफ सफाई के लिए आती है। एबी और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर जैक तो बहुत गुस्से में है, इसलिए वो एबी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। वो बोलता है एबी मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए था। एबी जवाब देती है कि तुम तो एक छोटे बच्चे हो और मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती हूँ। फिर गुस्से से भरा जैक एक प्लेट को नीचे फेंक देता है और एबी जैक की मचाई गंद को साफ करने से भी मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। फिर जैक उसको रोकने की कोशिश करता है, तभी एबी उसको दीवार पर धक्का मार देती है और इस सब के दौरान जैक को बचाने के लिए उसका पालतू फिलर आता है। फिर डरी हुई एबी जैक से बोलती है कि प्लीज इसको मुझसे दूर रखो, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और फिर जल्दी फिलर एबी का खून पीने लगता है और एबी भी एक वैम्पायर में बदल चुकी है। इसके बाद मास्टर कैली का रूप लेकर जैक के पास आता है। वो जैक को दिलासा देते हुए बोलता है अब से एबी तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। अब दूसरी तरफ क्विलिन, वेस्ली और रोमन जहाज को उड़ाने लगते हैं, तभी वहां पर एक होस्ट भी आ जाता है और जब एक होस्ट उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तब डोली कमांड सेंटर से एक होस्ट के ऊपर गोलियां चला रहा होता है, लेकिन एक होस्ट भी ट्रक से बाहर आता है और डोली को ही गोलियों से भून देता है। अब वो लगातार हवाई जहाज के ऊपर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन कोई गोली प्लेन पर नहीं लगती। तभी अचानक चार्लोट एक होस्ट को गोली मारकर घायल कर देती है, जिससे वेस्ली और उसके साथियों को निकलने के लिए टाइम मिल जाता है। फिर बाद में उनका जहाज न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप पर उतरता है। अपनी मंजिल पर निकलने से पहले वेस्ली और उसकी टीम की तरफ कुछ वैम्पायर्स आते हैं जिनको वो आसानी से मार देते हैं।
वैम्पायर्स को मारने के बाद उनको हथियारों से भरी एक वैन मिलती है, जिसको देखकर वे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब एक मरते हुए वैम्पायर के जरिए क्विलिन मास्टर को बोलता है कि हम तुम्हें जल्द ही मारने वाले हैं, और ऐसा बोलते ही वो वैम्पायर को गोली मार देता है और सभी वैन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ मास्टर इकोहॉस्ट को बुरी तरह से डांट रहा होता है, क्योंकि इकोहॉस्ट सेट्राकियन और उसके साथियों को पकड़ नहीं पाया है। इकोहॉस्ट तो मास्टर का सबसे वफादार नौकर है, इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठा है और बोलता है, मास्टर आप सजा के तौर पर मेरी जान ले सकते हो। सेट्राकियन से हार जाने के लिए मास्टर इकोहॉस्ट को बहुत बुरी बातें सुनाता है, और फिर अचानक इकोहॉस्ट अपना फैसला बदलता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, मास्टर मैं आपके सभी दुश्मनों को मार दूंगा और फिर आपको मुझ पर गर्व होने लगेगा। दूसरी तरफ सेट्राकियन अपने पुराने रूप में आ गया है और अपनी चांदी की तलवार लेकर खड़ा है। इसके बाद वो और डच ओगिडो लुमेन को लाने के लिए वापस पुराने घर में जाते हैं। बेचारे सेट्राकियन में इतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा सके, इसलिए डच को अकेला वहां जाना पड़ता है जहां पर उसने ओगिडो लुमेन को छुपाया था। फिर जब वो किताब के साथ वापस आती है, वो देखती है कि सेट्राकियन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। किताब को सही सलामत देखकर सेट्राकियन डच की बहुत तारीफ करता है और दोनों उनकी नई छुपने की जगह चले जाते हैं। अब इस सब के दौरान एफ्रम और एलेक्स न्यू हॉरिजन को ढूंढने के बाद सुरंगों से होते हुए शहर में जा रहे हैं। रास्ते में एफ्रम बोलता है, हमें सेट्राकियन को जल्दी से ढूंढकर ये सब खत्म करना होगा। हमारे सेट्राकियन के पास हमेशा कुछ न कुछ प्लान तो होता ही है। दूसरी तरफ छुपने की नई जगह पर सेट्राकियन निराशा से भरा हुआ है। वो ओगिडो लुमेन के पन्नों को फाड़कर दीवार पे चिपका रहा है। जब डच वहां कर सेट्राकियन को रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब सेट्राकियन बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और ऐसा बोलते ही वो जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में इकोहॉस्ट संजय के साथ है। वो बोलता है, संजय मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ, लेकिन तुम सेट्राकियन और उसके सभी साथियों को जल्दी ढूंढ निकालो। संजय पूछता है कि आप इन लोगों को क्यों ढूंढना चाहते हैं, जिसके जवाब में इकोहॉस्ट बोलता है, ये सभी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक परमाणु बॉम्ब मनहट्टम में लाने वाले हैं। यहाँ सेट्राकियन और डच की छुपने की नई जगह पर एफ्रम और एलेक्स किसी तरह पहुंच जाते हैं। एफ्रम और डच एक दूसरे को 9 महीने बाद मिल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो बताती है कि हमें पिछले 3 महीनों से पार्टनरशिप कंपनी में रखा हुआ था और हम पर कई प्रयोग किए जा रहे थे। तभी एफ्रम सेट्राकियन का इलाज करने की कोशिश करता है। इसके बाद बाहर जाकर दवाई लाने का तय करता है। वो डच को अपने साथ लेके जाता है और एलेक्स को वहीं सेट्राकियन का ध्यान रखने के लिए छोड़ देता है। फिर जल्दी दवाई लेने के लिए एफ्रम और डच गस के पास पहुंचते हैं। गस का पार्टनर अलोंसो बोलता है, हम कोई दवाई फ्री में नहीं देने वाले हैं, लेकिन गस उसको टोकते हुए बोलता है, भाई ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दवाइयों की सभी पेमेंट मैं ही करूंगा। अब इसकी वजह से न चाहते हुए भी अलोंसो को बात माननी पड़ती है। इसके बाद गस एफ्रम और डच के साथ सेट्राकियन को देखने के लिए जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अलोंसो भी उनका पीछा कर रहा है। वो रास्ते में जा रहे होते हैं और साइड से जाते ट्रक पर देखते हैं कि सेट्राकियन और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। सेट्राकियन एफ्रम और गस को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। सेट्राकियन गस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने हमारी मदद नहीं की, लेकिन गस उनको विश्वास दिलाता है कि मैं अब से तुम लोगों की मदद करूंगा। दूसरी तरफ क्विलिन और वेस्ली को रास्ते में रोक लिया जाता है। वहां खड़े ऑफिसर्स वेस्ली को पर्चों से पहचान लेते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा हीरो उनको गोलियों से मार के वहां से भाग जाता है। दोस्तों सीरीज में तो बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि हिम्मत से भरा एफ्रम, हमारा बूढ़ा लेकिन जोशीला सेट्राकियन, हिम्मत वाली डच, वेस्ली, गस वगैरह वगैरह। सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगले सीन में एफ्रम और सेट्राकियन बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों के दौरान सेट्राकियन बोलता है, एफ्रम मुझे विश्वास है कि तुम जरूर वापस आओगे। एफ्रम सेट्राकियन को अपने फोन में न्यू हॉरिजन की एक फोटो दिखाता है। सेट्राकियन बोलता है कि इसको देखकर मुझे वो दिन याद आते हैं जब मुझे इकोहॉस्ट के कैंप में बंदी बनाया हुआ था। सेट्राकियन अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, मुझे विश्वास है कि मास्टर लोगों को बहला फुसला के उन लोगों का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ करना चाहता है। फिर सेट्राकियन एफ्रम को लुमेन के पन्ने दिखाते हुए बोलता है, इन पन्नों में लिखी जानकारी से हम मास्टर को मार सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तब तक जिंदा रहने वाला हूँ। इसलिए एफ्रम सेट्राकियन को दवाई देते हुए बोलता है कि आप इन दवाइयों को ज्यादा मत लेना, क्योंकि ये खून को पतला करती हैं और खतरनाक हो सकती है। हालांकि सेट्राकियन बोलता है, मुझे मास्टर के सफेद खून की जरूरत है, उसी की मदद से मैं काफी समय से जीता आ रहा हूँ। वो एफ्रम को सफेद खून बनाने का तरीका बताता है और एफ्रम उस खून से दवाई बनाने में मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। दूसरी तरफ अलोंसो को उस खुफिया जगह का पता चल गया है जहां सेट्राकियन और उसके साथी रुके हुए हैं। वो इस जानकारी के साथ संजय के पास जाता है और संजय अलोंसो को लेकर मास्टर के पास पहुंच जाता है, लेकिन कुछ बताने से पहले अलोंसो बोलता है, सेट्राकियन कहाँ छुपा है, इस राज को बताने के बदले मुझे अपना द्वीप वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे काले धंधे में कोई रुकावट ना आए। वो एक ग्रेनेड को अपनी सुरक्षा के लिए निकालता है, लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं है कि वो तो मास्टर का एक मोहरा है और मास्टर जल्दी उसका दिमाग पड़ने वाला है। मास्टर अलोंसो की बात मानने से मना कर देता है और उसका सारा खून पीकर वैम्पायर में बदल देता है। अब यहाँ पर सेट्राकियन और एफ्रम बात कर रहे होते हैं तो एफ्रम बताता है कि जैक ही परमाणु बम के फटने का जिम्मेदार था।
सट्राकिन बताता है कि मास्टर लोगों के परिवार के साथ ऐसा ही करता है जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। सट्राकिन अपनी पत्नी को याद करते हुए बताता है कि मैंने भी मास्टर की बात नहीं मानी थी, इसीलिए उसने मेरी पत्नी को जान से मार दिया था। वो साथ ही बोलता है, मुझे पता है कि मास्टर जैक का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी भी वजह से कमजोर नहीं पड़ना है। जब दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं, डच बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है और एफ्रम के लिए बहुत ही बुरा महसूस करती है। दूसरी तरफ वेस्ली, क्विनलिन और रोमन चेक पॉइंट से भागने के बाद ब्रुकलिन के पुल को पार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन चालाक संजय शहर के सभी पुलों को धमाका करके उड़वा देता है ताकि वेस्ली और उसके साथी बॉम्ब लेकर शहर में ना पाए। जब पुल पर धमाके हो रहे होते हैं तब संजय, इकॉस्ट और मास्टर शांति के साथ खड़े खिड़की से नजारा देख रहे होते हैं। फिर जब एफ्रम और डच सफेद खून का फार्मूला बनाने के लिए बाहर गए होते हैं तब एलेक्स और सट्राकिन के बीच बातें चल रही होती है। जब सट्राकिन प्रेयर्स और भगवान के बारे में बात कर रहा होता है तभी अचानक उसको लुमेन में लिखी कोई बात ध्यान आती है। वो उस खास पन्ने को देखता है, लेकिन उस पर लिखी जानकारी एलेक्स को बताने से पहले ही वहाँ इकॉस्ट और वैम्पायर पहुंच जाते हैं। फिर बिना समय गंवाए वैम्पायर ने बदल चुका अलोंसो एलेक्स को मार देता है और बेचारा बूढ़ा सट्राकिन अकेला रह जाता है। अलोंसो बेचारे बूढ़े सट्राकिन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इकॉस्ट उसको रोकते बोलता है कि ये बूढ़ा तो मेरा शिकार है। इकॉस्ट सट्राकिन को चिढ़ाने के लिए कुछ नंबर्स बोलता है। वो साथ ही बोलता है, बूढ़े मैं तुझे मौका देता हूँ, अगर चाहता है तो मुझे मारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बीमार सट्राकिन तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। और जब इकॉस्ट सट्राकिन को मारता है और भगवान में विश्वास करने के लिए सट्राकिन का मजाक बना रहा होता है, तभी गस और उसका कजन रॉल बूढ़े आदमी को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर दोनों मिलकर इकॉस्ट के वैम्पायर्स को तो मार देते हैं, लेकिन इकॉस्ट और अलोंसो वहां से भाग जाते हैं। फिर जब गस और रॉल दोनों भगोड़ों को ढूंढ रहे होते हैं तभी गस चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं अपने भाई, माँ और एंजल का बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी एक कीड़ा रॉल की आंखों में घुस जाता है और इकॉस्ट उसकी गर्दन को तोड़ देता है। जब अलोंसो ने गस को पकड़ा हुआ होता है तब इकॉस्ट अपनी जीभ निकालकर गस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सट्राकिन पीछे से आकर इकॉस्ट को छुरा मार देता है और गस को वैम्पायर में बदलने से बचा लेता है। छुरा मारने का ज्यादा कुछ फायदा तो नहीं होता, लेकिन इकॉस्ट सट्राकिन की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है। खून पीने से पहले इकॉस्ट बोलता है, बूढ़े तुमने कभी न कभी हमारे जैसे वैम्पायर बनने के बारे में जरूर सोचा होगा। अपने जीवन के लिए संघर्ष करता सट्राकिन बोलता है, क्या तुम पूरा दिन चपड़ चपड़ बोलते ही रहोगे या मेरे को मारोगे भी? अब इससे इकॉस्ट बड़ा गुस्सा हो जाता है और अपनी लंबी जीभ से सट्राकिन का खून पीने लगता है। तभी एफ्रम का दिया हुआ दवाई का डब्बा जो कि खाली हो चुका है सट्राकिन के हाथ से नीचे गिर जाता है और पता लगता है कि सट्राकिन ने खून को पतला करने वाली सभी दवाई एक साथ खा ली थी। अब जैसा कि सट्राकिन का खून इकॉस्ट पी चुका है, इसीलिए दवाई से भरा सट्राकिन का खून इकॉस्ट के लिए जहर बन चुका है और इकॉस्ट अपनी मौत की बहुत ही करीब पहुंच जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए गस अलोंसो को मार डालता है और जैसा कि इकॉस्ट ने पिछले 70 सालों से सट्राकिन को अलग अलग तरीके से सताया हुआ था, उसको मारने से पहले सट्राकिन मास्टर को बुलाता है और इकॉस्ट के जरिए मास्टर से बात करता है। वो मास्टर को बोलता है, तुम एक खून पीने वाले कीड़े हो जो कि प्राचीन काल से हम इंसानों का खून पीकर जिंदा रह रहे हो। तुम तो एक सिरदर्दी हो जो हम इंसानों के जरिए जी रहे हैं। सट्राकिन अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन और कैसे मारने वाला है, लेकिन मुझे भरोसा है तुम्हारा मरने का समय बहुत पास आ गया है। जब तुम मरोगे तो खुद को मरते हुए किसी और की आंखों से देख पाओगे। आखिर में सट्राकिन इकॉस्ट को बताता है कि मेरा असली नाम अब्राहम सट्राकिन है और मेरी पहचान किसी नंबर से नहीं है। ऐसा बोलते हुए इकॉस्ट का सर वो काट देता है, जिससे मास्टर बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसने अपने सबसे वफादार नौकर खो दिया है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों क्या सच में मास्टर अब मरने वाला है या इकॉस्ट की मौत के बाद मास्टर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या सट्राकिन मास्टर को मरता हुआ देख पाएगा? जानने के लिए सीरीज का अगला पार्ट जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसके अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।